हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज अवर असर्शन एंड टाइप क्वेश्चन। और आपको बताना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग असर्शन और रीजन दे रखा है। तो असर्शन क्या है कि कंप्रेशन एंड रियरफ्लेक्शन इन्वॉल्व चेंजेस इन द डेंसिटी एंड द प्रेशर। दूसरा है रीजन क्या है इसका, व्हेन पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज एंड व्हेन दे आर रियर फील्ड दे आर डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेज। तो ये आपका बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन कौन सा है, साउंड वेव्स का है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो आपका कौन सा साउंड वेव, या बोल सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव प्रोपोगेशन इन एयर। तो आपका जो साउंड वेव होता है बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है। इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकल्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, उसके अलोंग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एयर का कॉलम लिया अपन ने एक इस तरीके से, और यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं इस प्रकार से। तो ये जो पार्टिकल्स हो गए कॉलम के अंदर एयर के। अब होगा क्या कि जैसे साउंड वेव की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे साउंड वेव जनरेट होती है आपके पास कोई सी भी, और तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास डिस्टर्बेंस जनरेट होगा। तो डिस्टर्बेंस जनरेट होगा तो ये जो पार्टिकल्स एयर के अंदर है, एयर कॉलम के अंदर, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से इन पे फोर्स लगेगा आपके पास, और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़े से अंदर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। आगे के जो पार्टिकल जिन पर आपके पास इफेक्ट होगा किसका, साउंड के डिस्टर्बेंस का, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, अपनी पोजिशन पे यहाँ पर कंप्रेस हो जाएंगे। तो यानी कि जो पार्टिकल्स है वो थोड़े क्या क्या पास पास आ गए। तो पास आने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जो आपका डायग्राम बनेगा एयर कॉलम का, मान लीजिए कोई छोटी सी लेंथ है डी एक, इसके लिए अपन एयर कॉलम के लिए एयर पार्टिकल्स की बात करें, तो जो पहले पार्टिकल दूर दूर थे अब इसकी वजह से क्या होगा, तो पार्टिकल्स आपके पास पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो यानी कि एयर के पार्टिकल्स पास आ गए, इसका मतलब आपके पास डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज हो। और क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल्स पास पास आए तो आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस जो जनरेट होगा आपके पास यहाँ पे। जब मान लीजिए अगर सोर्स नहीं था एयर कॉलम ले, तो आपका जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन जैसे डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगी, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस होंगे, और जो प्रेशर है और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक था अब वो आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर भी आ रहा है आपके पास, और जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ गए, तो उसको इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और इस चीज़ को अपन बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन। और जो पार्टिकल दूर होंगे अभी एयर के, वहाँ पर आपके पास इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब टाइम के साथ क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी यानी कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ जनरेट हुआ था वो आगे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि अब आपके जो कंप्रेशन है वो अगले कॉलम में बनने लग जाएंगे, और जैसे यहाँ से आपके पास डिस्टर्बेंस आगे की ओर ट्रांसफर हुआ, तो जो पार्टिकल पहले जिस पोजीशन पे थे वो वापस उसी पोजीशन पे अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे जो इनिशियल स्टार्टिंग में थे आपके पास। तो यहाँ पर तो ये चीज़ जो कंप्रेशन कहलाती है, और जैसे ही क्या हो आपके पास डिस्टर्बेंस आगे की ओर ट्रेवल करता है, तो वापस पार्टिकल्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये चीज़ कहलाती है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन यानी कि डेंसिटी की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गया आपके पास, तो ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। तो ये प्रोसेस क्या हो, कंटिन्यू चलता रहेगा, आपके पास कंप्रेशन बनेंगे, रेयर फ्रैक्शन बनेंगे। तो जब भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है तो सराउंडिंग प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर दोनों में आपके पास डिफरेंस होता है। तो यानी कि प्रेशर में भी चेंज हो रहा है आपके पास है, और कंप्रेशन की डेंसिटी के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। तो आपका जो असर्शन दे रखा है कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन्वॉल्व चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर, तो आपका असर्शन सही है। और रीजन क्या दे रखा है, व्हेन पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज, व्हेन दे आर रेयर फ्रैक्टेड, ये रेयर फ्रैक्ट है आपके पास, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेज। जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, अगर मान लो कंप्रेशन होते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन क्या होता है आपके पास, क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो V हो गया वॉल्यूम और N है नंबर ऑफ मोल्स, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन P M अपॉन एम नॉट, मास अपॉन मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू आर टी। तो मास अपॉन आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी होती है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू रो आर टी। तो यानी कि प्रेशर का भी वेरिएशन आएगा आपके पास डेंसिटी के कारण, और जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में इंक्रीज होगा, और जैसे रेयर फ्रैक्शन बनेगा आपका प्रेशर फिर से रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल आपके पास प्रेशर जनरेट हो जाएगा जो इनिशियल कंडीशन में था, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है आगे की ओर ट्रेवल करता जा रहा है, और साउंड वेव आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव से होती है। इसका मतलब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या करता है, प्रोपगेट करता रहता है। तो एनर्जी का डिस्टर्बेंस क्या होगा, या एनर्जी जो होगी वो आगे की ओर फ्लो करती रहेगी, तो कंप्रेशन बना के फिर रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर, इस तरीके से एनर्जी ट्रेवल कर जाती है।
तो यहाँ पे रीजन में ये लिखा है, तो इन द पार्टिकल्स कंप्रेस डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका रीजन भी आपके पास सही है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए को कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन मींस ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।